Hello and welcome. This is the sixth video of this chapter. We saw that after the 1967 elections, the Congress retained power at the center but with a reduced majority and lost power in many states. More importantly, the results proved that the Congress could not be defeated at the elections, but there was no substitute as yet. Most non-Congress coalitions government in the state did not survive for long. They lost majority and either new combinations were formed or president rule had been imposed. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कई स्टेट में कांग्रेस अब सरकार बना नहीं पाई थी, पर कांग्रेस का अभी तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बन पाया था। ज़्यादातर स्टेट के अंदर या तो सरकारें कायम नहीं रह पाई ज़्यादा लंबे समय तक, उन्होंने अपनी मेजोरिटी खो दी और उनमें से ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंट रूल को लगाया गया। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस। लेट्स बिगिन द वीडियो। इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। सिंडिकेट एक ऐसा पावरफुल ग्रुप था विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे जिनका अपना एक गुट था। वो एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे जो कांग्रेस के अंदर ही थे, पर कांग्रेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, कांग्रेस के जितने भी डिसीजन थे, उन सबको वो प्रभावित करते थे। इंदिरा गांधी के सामने सबसे पहला जो चैलेंज सामने आया वो कहीं बाहर से नहीं था, किसी अदर पार्टी से नहीं आया, अपोजिशन पार्टी से नहीं आया। 1967 के बाद हालांकि उनकी कई स्टेट्स में गवर्नमेंट नहीं बन पाई, पर अभी भी इंदिरा गांधी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो इन सिंडिकेट्स के साथ डील करना था, क्योंकि इन सिंडिकेट्स ने ही इंदिरा गांधी को पीएम बनाया था, जैसे लाल बहादुर शास्त्री को भी पीएम इन्हीं सिंडिकेट्स ने बनाया था। इस वजह से ये एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था और हर डिसीजन में इनका अपना एक रोल होता था। तो इंदिरा गांधी के सामने अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो कैसे अपना रोल पार्टी के अंदर और गवर्नमेंट में अपना रोल प्ले करे, क्योंकि ये लीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंदिरा गांधी उनकी एडवाइस के अनुसार काम करेगी। और जैसा मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया था कि इन्होंने इंदिरा गांधी को पीएम बनाया इसलिए था कि ये जानते थे कि महिला है, ये अपना डिसीजन नहीं ले पाएगी और ये हमारी एडवाइस पे काम करेगी। पर इंदिरा गांधी ने इनकी एडवाइस पर काम करने के बजाय, क्योंकि इंदिरा गांधी एक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लेडी थी, शी अटेम्प्टेड टू असर्ट her position within the government and the party. She chose her trusted group of advisor from outside the party और उसने इन syndicates की वजह से अपना एक खुद का ट्रस्टेड ग्रुप बनाया जिसके मेंबर्स को उसने पार्टी के बाहर के लोगों से चुना। यानी अब धीमे धीमे इंदिरा गांधी पार्टी पर और सरकार पर दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने जा रही थी। इंडिपेंडेंस फ्रॉम syndicate. Indira Gandhi thus faced two challenges. She needed to build her independence from the syndicate. She also needed to work towards regaining the ground that Congress had lost in 1967 elections. अब इन दो चैलेंजेस से इंदिरा गांधी को निपटना था। एक तो वो अपने आप को सिंडिकेट्स के इन्फ्लुएंस से मुक्त करना चाह रही थी, दूसरा जो जमीन कांग्रेस ने 1967 के इलेक्शंस में खोई थी, जो स्टेट उन्होंने हारे थे, उन्हें वापस रिगेन करना था। कांग्रेस को अपनी पहली वाली पोजीशन दोबारा बनानी थी। इंदिरा गांधी अडॉप्टेड अ बोल्ड स्ट्रेटजी। शी कन्वर्टेड अ सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। उन्होंने अपनी इस लड़ाई को जो वो सिंडिकेट के साथ शुरू करने जा रही थी, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया सिंपल पावर स्ट्रगल से आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल के अंदर। उसने सिंडिकेट को बतलाया कि भाई इनकी आइडियोलॉजी जो है वो कंजर्वेटिव है और हमारी जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिस्ट है, और ये प्रो रिच हैं और हम प्रो पुअर हैं, और इस बात को उन्हें प्रोजेक्ट भी करना था। She launched a series of initiatives to give the government policy a left orientation. और अब अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंज करना स्टार्ट किया। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी लेफ्ट ओरिएंटेशन वाली होगी, यानी जो लेफ्टिस्ट पार्टीज थी, वामपंथी जो दल थे, उन वामपंथी दलों की आइडियोलॉजी को वो धीमे धीमे एक्सेप्ट करते जा रही थी और उसके हिसाब से अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाती जा रही थी। और उन्होंने कई रिफॉर्म भी स्टार्ट किए। उन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किए और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को मना भी लिया। उन्होंने अपने जो 10 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किए थे उसमें से कुछ इस प्रकार से: सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस,
आप लोगों को शायद नहीं मालूम, पर मैं बता दूं आपको कि आज जितने भी ये बैंक हमें जो गवर्नमेंट सेक्टर में हमें नजर आते हैं, पब्लिक सेक्टर में जो हमें दिखते हैं, ये सारे बैंक कभी प्राइवेट बैंक हुआ करते थे। चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, ये सारे के सारे बैंक प्राइवेट सेक्टर में थे। इनके ऊपर सोशल कंट्रोल उन्होंने स्टैब्लिश किया, इनको नेशनलाइज किया, और उन्होंने जनरल इंश्योरेंस को भी उन्होंने नेशनलाइज किया, वह भी पहले प्राइवेट हुआ करता था। सीलिंग ऑन द अर्बन प्रॉपर्टी, शहरों में अब कोई कितनी प्रॉपर्टी रख सकता है उसकी उन्होंने एक लिमिटेशंस बना दी, और उससे ज्यादा प्रॉपर्टी होने के बाद वो उसको कॉन्फिस्केट यानी जब्त कर लिया करते थे। एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, और उन्होंने पीडीएस को स्टार्ट किया। पीडीएस के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो राशन की शॉप्स होती हैं उसके थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल रेट के ऊपर फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको उन्होंने एस्टेब्लिश करना शुरू किया। लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू द रूरल पुअर, और उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स भी उन्होंने करना चालू किया। लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत जिनके पास एक लिमिट से ज्यादा जमीन हुआ करती थी, जो जमींदार या बड़े किसान थे, उनसे उन्होंने जमीनों को जब्त किया, और ऐसे प्रेजेंट जो लैंडलेस थे उनको उन्होंने रिडिस्ट्रीब्यूट किया। और जो बेघर लोग थे गांव के अंदर, उनको लिए उन्होंने हाउसिंग पॉलिसी लेके आए, उनके लिए उन्होंने मकान बना के उनको देने का वादा किया। तो अब गवर्नमेंट का जो पॉलिसी थी, इंदिरा गांधी उसको लेफ्ट ओरिएंटेशन करती जा रही थी, और धीमे धीमे अपनी आइडियोलॉजी जो है वो प्रो रिच से वो प्रो पुअर बनती जा रही थी। और 1969 में अब वो समय आ जाता है जब सिंडिकेट और इंदिरा गांधी दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, और दोनों बीच में सीधी टक्कर होती है। द फ्रैक्शनल राइवलरीज बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम इन द ओपन इन 1969 following the President Zakir Hussain death. The post of President of India fell vacant that year. Despite Mrs. Indira Gandhi's reservation, the syndicate managed to nominate her long-time opponent and then the Speaker of Lok Sabha. उस समय लोकसभा के स्पीकर थे नीलम संजीवा रेड्डी, जो लंबे समय से इंदिरा गांधी के अपोनेंट थे। उनको वो कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट नॉमिनेट कराने में सफल हो जाते हैं, पर इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट बने, क्योंकि लंबे समय से उनके वो अपोनेंट थे। इसलिए इंदिरा गांधी इस फैसले के खिलाफ जाती हैं, और उस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उन्हें वे इस बात के लिए मना लेती हैं कि वो भी एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करें। यानी कि अब यूं कहा जा सकता था कि इंदिरा गांधी सीधे कांग्रेस के इन दिग्गज जितने भी सिंडिकेट थे इनसे टक्कर लेने जा रही थी। अब सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में जो ये लड़ाई थी वो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो चुकी थी। इंदिरा गांधी ने अपनी कई जो नए रिफॉर्म्स उन्होंने स्टार्ट किए थे, और उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी किया था कि हम अब आने वाले समय के अंदर जो भारत के राजा महाराजा हैं उनको जो प्रीव्यू पर्स दिया जाता है, प्रीव्यू पर्स एक ऐसा अमाउंट था जो जब ये राजा महाराजाओं को, जब इनका स्टेट भारत के अंदर मर्ज किया गया था, तब इन्हें प्रॉमिस किया गया था कि इनको इनके शाही खर्चे को चलाने के लिए गवर्नमेंट इनकी स्टेट के रेवेन्यू के हिसाब से, जितना बड़ा स्टेट था और जैसा उसका स्टेटस था उसके हिसाब से इनको एक पैसा देगी, जिसे प्रीव्यू पर्स कहा जाता था। पर ये गवर्नमेंट के द्वारा पैसा जो दिया जाता था ये टैक्स पेयर का पैसा था, और ये लोग चाहते थे कि इसको बंद कर दिया जाए। तो इंदिरा गांधी ने ये भी एक डिक्लेरेशन किया था। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में इसके पहले इस प्रकार की कोई बातें सामने या इस प्रकार के इश्यूज नहीं आए, पर कांग्रेस ने उसको इजीली अपने अंदर ही रिजोल्व कर लिया। पर इस बार ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस के जो इश्यूज थे वो पार्टी से निकलकर बाहर आ गए, और अब पार्टी के अंदर दो ऐसे गुट बन चुके थे जो बिल्कुल अपने आमने सामने थे, और दोनों ने ही ये तय किया कि चलो ठीक है, हम अपनी ताकत को आजमा ही लेते हैं। और ऐसे में उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एस निजलिंगप्पा। उन्होंने पार्टी के मेंबर्स को व्हिप इशू किया। व्हिप पार्टी का एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है। वो पार्टी के मेंबर्स को इस बात का ऑर्डर होता है कि उन्हें किसी पर्टिकुलर इलेक्शन में या किसी पर्टिकुलर बिल के फेवर में या उसके अगेंस्ट वोट करना है। तो उन्होंने व्हिप इशू किया कि जितने भी मेंबर हैं वो सब सारे के सारे मेंबर नीलम संजीवा रेड्डी के फेवर में वोट करेंगे। और इसके खिलाफ इंदिरा गांधी ने जाते हुए कहा कि भाई ये कैंडिडेट जो है वो पॉपुलर कैंडिडेट नहीं है, और उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आपको मीटिंग बुलानी चाहिए और उसके बाद ये कैंडिडेट आपको तय करना चाहिए। पर जो सिंडिकेट्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी की इस डिमांड को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तब मजबूरन जो मिसेस इंदिरा गांधी थी उन्होंने पार्टी के मेंबर्स को ये कहा, उन्हें लगता था कि पार्टी का ज़्यादातर सपोर्ट उनके पास है, सिंडिकेट को छोड़कर
तो उन्होंने पार्टी के मेंबर्स को ये कहा कि वो अपनी आत्मा की आवाज़ के ऊपर, अपने भीतर की आवाज़ के ऊपर प्रेसिडेंट के इस इलेक्शन में वोट करें। यानी वो ये चाहती थी कि वो कांग्रेस की ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी को वोट करने के बजाय जो लोग इंदिरा गांधी को पसंद करते थे, उनके सपोर्टर्स थे, वो वीवी गिरी को वोट करें। और इस इलेक्शन ने ही यानी कांग्रेस का जो विभाजन था उसको उन्होंने तय कर दिया। सुनिश्चित हो चुका था कि अब कांग्रेस जो है वो टूटकर बिखरने वाली है। और जब इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तब स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है। इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होते हैं तब कांग्रेस का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था नीलम संजीवा रेड्डी, वो इलेक्शन हार जाते हैं। हालांकि इस इलेक्शन के अंदर सेकंड राउंड की काउंटिंग होती है और नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जब उन्होंने कॉन्टेस्ट किया तो वो इलेक्शन हार गए। हालांकि उन्होंने सेकंड राउंड की काउंटिंग तक इलेक्शन को पहुंचाया, जो कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। पर नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो उनके सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं था और नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो बिना किसी इलेक्शन के इलेक्ट हो गए, क्योंकि उनका कोई भी अपोनेंट नहीं था। तो ये थी नीलम संजीवा रेड्डी की कहानी। यहाँ हम देख सकते हैं वीवी गिरी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते। यहाँ उनकी जीत के पीछे, उनकी इस जीत के पीछे असली जो ताकत थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी की ताकत थी, जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीते थे। और इस इलेक्शन ने ये तय कर दिया कि अब कांग्रेस जो है वो टूटकर बिखरने वाली है। स्प्लिट इन द पार्टी इन नवंबर 1969, इस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस की उस वक्त जो प्रेसिडेंट थी एस निजलिंगप्पा, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया और श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस से उन्होंने बाहर कर दिया। सोचिए, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनको उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। और इसी के साथ श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने जो सपोर्टर्स थे उनके साथ वो पार्टी से बाहर निकली और उन्होंने एक नई कांग्रेस बनाई। तो अब यहाँ पर दो कांग्रेस जो थी वो नजर आने लगी। एक वो थी जो सिंडिकेटर्स के सपोर्ट से चल रही थी, जो सिंडिकेट्स की कांग्रेस थी, जिसे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया या उसे ओल्ड कांग्रेस के नाम से भी जाना गया। और वो जो कांग्रेस इंदिरा गांधी के बाहर निकलने के बाद उन्होंने बनाई, उसे कांग्रेस रिक्विजनिस्ट कहा गया और कांग्रेस आर के नाम से जाना गया। और बाद में यही कांग्रेस आर कांग्रेस आई के नाम से यानी इंदिरा कांग्रेस के नाम से जानी गई और इसे न्यू कांग्रेस भी कहा गया। द स्प्लिट इन द कांग्रेस रिड्यूस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू अ माइनॉरिटी। और इस स्प्लिट के बाद इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, उनके सपोर्टर्स थे, वो सारी कांग्रेस डिवाइड हो चुकी थी और उनके सपोर्टर्स की संख्या इतनी नहीं थी कि वो गवर्नमेंट चला सकें। तो उस वक्त कांग्रेस को सपोर्ट देने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने और डीएमके ने उस कांग्रेस को, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, उसको उन्होंने सपोर्ट किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों के प्रोग्राम को, कम्युनिस्टों की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था और उन्होंने कई रिफॉर्म स्टार्ट किए थे। इस वजह से इन दोनों ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया और उस वक्त उनकी सरकार उन्होंने बचा ली। और ये कार्टून जो पब्लिश हुआ उस समय इस कांग्रेस के टूट के बाद, इसमें हम क्लियर मैसेज देख सकते हैं। यहाँ ये जो सिंडिकेट्स हैं वो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी को, वी वुड लाइक टू रिमाइंड यू बापूज विश वाज टू सी द कांग्रेस डिसॉल्व। महात्मा गांधी ने ये कहा था कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए और कांग्रेस की जगह एक नई पार्टी बनाई जानी चाहिए। जब भारत आज़ाद हुआ, वे नहीं चाहते थे कि उस कांग्रेस का जो सम्मान, जो कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उस कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए और अब पार्टी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा था कांग्रेस को डिसॉल्व करके इन्हें अलग पार्टी बनानी चाहिए। और इंदिरा गांधी ने, उन्होंने इसको आइडियोलॉजिकल डिवाइड कहा कि ये सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव्स के बीच में लड़ाई है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि ये गरीबों का भला चाहने वाले, यानी अपने आप को उन्होंने कहा कि हम प्रो पुअर है, हम गरीबों का हित चाहते हैं और हमने जो लड़ाई लड़ी है वो इसके खिलाफ, जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अमीरों का फेवर करती है, तो उसके खिलाफ हम ही लड़ाई लड़ रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने पॉपुलर सपोर्ट को उन्होंने गेन किया। यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर से कई पार्टियां इसमें से निकली और उन्होंने अलग अलग पार्टीज बनाई, पर मेजर जो स्प्लिट हुआ इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर वो कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के नाम से हुआ। कांग्रेस आर से भी फिर कई पार्टीज निकली, जैसे जनता पार्टी, वो कांग्रेस ओ के जो पुराने मेंबर्स थे उन्होंने मिलकर जनता पार्टी बनाई थी। कांग्रेस आर है, कांग्रेस आर में से भी कई पार्टीज निकल के अलग हुई, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस है, अरुणाचल कांग्रेस है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो कि शरद पवार की पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, वो भी इस मेन कांग्रेस पार्टी से अलग हुई है। और इसके साथ हम देख सकते हैं यहाँ पर कई पार्टियां हैं जिन्होंने बाद में कांग्रेस को ज्वाइन किया, जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस, वो कांग्रेस में मर्ज हो गई, और तमिल मनीला कांग्रेस वो भी कांग्रेस में मर्ज होगी। तो ये कुछ पार्टी जो बाद में कांग्रेस के अंदर
मर्ज हो गई थी। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टियां मर्ज भी हुई और कांग्रेस स्प्लिट होती गई। और आज जो हम कांग्रेस देखते हैं वो कांग्रेस आई, वो उसी मेन कांग्रेस में से निकली। पहले उसका नाम कांग्रेस आर हुआ और उसके बाद में उसका नाम कांग्रेस आई हुआ। यहाँ हम ये सिंबल देख सकते हैं। जब ओरिजिनली जब कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका सिंबल ये पेयर ऑफ बुलक्स था। बाद में जब वो कांग्रेस आर बनी तो उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से हो गया। और आज जो हम कांग्रेस देखते हैं उसका सिंबल, ये वाला सिंबल उसका सिंबल है जो 1977 के बाद में सामने आया, जब उसका नाम इंदिरा कांग्रेस हो गया। ठीक इसी प्रकार से बीजेपी को हम देखें तो पहले बीजेपी जो थी वो जनसंघ पार्टी से बनी थी। जनसंघ पार्टी का सिंबल ये था, जिसको बाद में जब जनता पार्टी के अंदर बीजेपी मर्ज हुई और उन्होंने जनसंघ वालों ने जनता दल को उन्होंने ज्वाइन किया, तब उनका सिंबल ये हो गया। और उसके बाद में जब बीजेपी बनी 1980 के अंदर, बीजेपी के नाम से एक नई पार्टी बनी जो जनसंघ के ही मेंबर्स को मिलाकर बनी थी। और उस वक्त से आज तक बीजेपी का सिंबल ये कमल का फूल है जो अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द 1971 इलेक्शन एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। थैंक यू।